तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का वन शॉट। वन शॉट किसका देखने वाले हैं? यानी लाइट का वन शॉट देखेंगे। क्रैश कोर्स का डे वन होगा साइंस का। इसमें बहुत एक ही क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन खत्म करने का प्रयास करेंगे, हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, तो प्रकाश किसे कहते हैं? आवाज जा रहा है या नहीं? प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। आखिर प्रकाश क्या है? तो हेडिंग में आएंगे प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिससे हम किसी वस्तु को देख पाए। जैसे अगर अभी मान लीजिए लाइट यहाँ पे चला जाए तो आप हमको नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार के विद्युतीय प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे आप हमें अभी लाइट है तो देख रहे हैं, अगर लाइट नहीं रहेगा तो आप हमें नहीं देख सकते हैं। तो लाइट जिसमें प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। प्रकाश एक ऊर्जा है सॉरी जिसकी सहायता से प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। किसी प्रकाश एक ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं देख पाते हैं। तो यही था प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑब्जेक्टिव वहां से आता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यही था प्रकाश। सबसे आसान भाषा यानी सबसे सिंपल परिभाषा। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल इतना होता है। देख लीजिए प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल को किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने नापे थे। तो प्रकाश की चाल को मापने वाले व्यक्ति कौन थे? मापने वाले तो रोमर साहब, रोमर। प्रकाश की चाल किसने मापी थी? रोमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर जी नापे थे। और प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है? ऑब्जेक्टिव आता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। परिभाषा ज्यादा नहीं पाएंगे, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव कीजिए, होगा सब्जेक्टिव होगा, ठीक।
तो प्रकाश की किरण कैसी होता है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में होता है। लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में होता है। प्रकाश की किरण कैसा होता है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में होता है। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहा जाता है। कौन क्वेश्चन नहीं आता है, आता है शायद। प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसके बाद प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं। आप लोगों को तो पढ़ल होगा पहले से, इसमें खाली वन शॉट यानी रिवीजन होगा। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कैसे रहता है? तो समांतर, एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पे जाके मिलता है। जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पे जाकर मिलता है उसे ही हम लोग अपसारी कहते हैं। उसके बाद एक और होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो उसे हम लोग अब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से, मान लीजिए यह बिंदु है, इससे फैलते हुए इस प्रकार से प्रतीत हो, और यह है जो एक बिंदु पे जाके मिलता है। तो किरण पुंज कितने हैं? किरण पुंज 3 है। पहला समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर कहते हैं। अपसारी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पे जाके मिलता हो उसे अपसारी कहते हैं। और अभिसारी वैसा समांतर किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने हैं? ऑब्जेक्टिव है किरण पुंज कितने हैं? तो किरण पुंज की संख्या 3 है। पहला समांतर, अभिसारी, अपसारी। तो किरण पुंज कितने हैं? तो किरण पुंज है 3 प्रकार के। उसके बाद पढ़ना होता है अदीप्तमान। अदीप्तमान यानी वैसा मान, वैसा अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, अदीप्त अदीप्त प्रकाश यानी वैसा प्रकाश, वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना प्रकाश हो। वैसा प्रकाश, वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, जैसे सूर्य। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, ये सब किसी में आता है अदीप्त। उसके बाद होता है आत्मदीप्त, होता है आत्मदीप्त, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त। उसके बाद होता है अदीप्त, अदीप्त यानी अदीप्त, वैसा प्रकाश जिस, वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना प्रकाश न हो उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा, पत्थर, ये सब होता है जो अदीप्तमान के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर जी मापे थे प्रकाश की चाल को, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आत्मदीप्त प्रकाश, आत्मदीप्त प्रकाश वैसा प्रकाश जिसका खुद का, वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा यह नहीं हो, सूर्य तारा ये सब का अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका खुद का अपना पदार्थ और अपना प्रकाश ना हो, उसे अदीप्त कहते हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम। सॉरी, प्रकाशीय माध्यम बहुत सिंपल है। प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आ सके। बस, प्रकाशीय माध्यम वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आ सके, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। सिर्फ माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सरल और विरल। सरल माध्यम किसे कहते हैं? विरल माध्यम किसे कहते हैं? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग लगा लीजिएगा, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। इसमें परिभाषा उतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहले से आप लोगों को तो लिखा होगा। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सरल माध्यम किसे कहते हैं? सरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। सरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, उसे हम लोग सरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। तो सरल माध्यम, विरल माध्यम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम 2 प्रकार के, पहला सरल, दूसरा विरल। सरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, उसे सरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। तो सरल और विरल माध्यम से ही था। उसके बाद आता है प्रकाश के गमन के पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी। प्रकाश के गमन के अनुसार पदार्थ को प्रकाश के गमन के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के प्रकाश के गमन के अनुसार, यानी प्रकाश गमन करती है उसके अनुसार प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है देख लीजिए। प्रकाश के गमन, प्रकाश के गमन, प्रकाश के गमन के अनुसार प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा पारभासी, पारभासी पदार्थ, ठीक है। और तीसरा पारदर्शी, पारभासी, और तीसरा है अपारदर्शी, अपारदर्शी। चलिए तीनों को समझते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई पड़ सके, जैसे
जैसे आप हम लोग आपको हम दिखाते हैं। जैसे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई पड़ सके। जैसे यह लाइट है, हम इस कांच के गिलास में मारते हैं तो उस साइड दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है। इसे ही हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और दूसरा है पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश दिखाई पड़ सके। जैसे तेल लगा हुआ कागज, हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है तेल लगा हुआ कागज, लेकिन कागज है, ठीक है, ये रहा, जिससे कुछ मात्रा में दिखाई पड़ सके। पारदर्शी जो अभी दिखाई ग्लास के ऊपर दिखाई पड़ सके, लेकिन पारभासी जो कुछ मात्रा में दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाते हैं अच्छे से, दिखाई पड़ रहा है, इसे ही हम लोग पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी, अपारदर्शी जिससे प्रकाश दिखाई ना पड़ सके, दिखाते हैं अभी तुरंत। तो अपारदर्शी का एग्जाम्पल है ये, इससे ये रहा बॉक्स, इसमें हम इधर से जब प्रकाश मारेंगे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो इसे ही हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी जो दिखाई पड़ सके, दिखाई पड़ सके पारदर्शी। पारभासी जो कुछ मात्रा में दिखाई पड़ सके, कुछ मात्रा में दिखाई पड़ सके, कुछ मात्रा में दिखाई पड़ रहा होगा। और अपारदर्शी जिससे दिखाई ही ना पड़े, इसे ही हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। तो यही था तीनों। आई होप तीनों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो पहले यहाँ तक तब आप सभी को क्लियर है। चलिए प्रकाशीय पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ जिससे दिखाई दे, दिखाई दे, जैसे कांच, पानी, ये सब के अंदर देख सकते हैं। पारभासी कुछ मात्रा में दिखाई दे, कुछ मात्रा में दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज जो कुछ मात्रा में दिखाई पड़ जाएगा। और अपारदर्शी दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, ठीक है, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा, पत्थर, ईंट, ये सब से हम किसी वस्तु को आर पार देख नहीं सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो, और लाइक जरूर करिएगा। अब पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? चलिए हेडिंग में आते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए वापस उसी दिशा में लौट जाए, उसे ही हम लोग प्रकाश, लिख देते हैं पहले परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें
किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले देख लीजिए इसका परिभाषा, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसे ही हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। तो परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं? नियम हैं, 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही था नियम प्रकाश के प्रवर्तन के। लिख दे नियम। चलिए पहला नियम लिखते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम था, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा, परावर्तित किरण, दूसरा कौन सा नियम है? पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। चलिए इसका फिगर बनाते हैं आप लोगों के सामने। दूसरा नियम देख लिए हमने, तो चलिए इसका थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये रहा आपके सामने आपतन बिंदु। तो चलिए समझते हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, यहाँ पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पे होता है, उसे ही हम लोग प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो यही था प्रकाश के परिवर्तन के नियम।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो इतना समझ गए होंगे। चलिए प्रतिबिंब हेडिंग लगाइए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब किसी बीम या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बीम या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बीम या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक या अपवर्तक के बाद परावर्तन या अपवर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सही निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। प्रतिबिंब किसे कहते हैं देख लीजिए। प्रतिबिंब किसी बीम या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक या अपवर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक। काल्पनिक जो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक। और काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। तो आई होप इतना तक समझ गए होंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को अभिसारी प्रतिबिंब अभिसारी के नाम से जाना जाता है। काल्पनिक को अभिसारी और वास्तविक को अपसारी। इतना तक हो गया होगा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काल्पनिक और वास्तविक में अंतर पूछा है तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों का वास्तविक कटान से बना हो उसे वास्तविक। पहला अंतर काल्पनिक प्रतिबिंब जो काल्पनिक प्रतिबिंब और ऐसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक हो गया। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। दो हो गया। तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब को अब सारी प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। तीन हो गया। चौथा यह दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है जो दर्पण के आगे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चार हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण वह चिकना सतह जो प्रकाश के नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण चलिए पढ़ते हैं। दर्पण वैसा चिकना सतह जो प्रकाश के नियमित रूप से प्रवर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। दर्पण
दर्पण परिभाषा आ सकता है तो आएगा दर्पण। वैसा चिकना सतह, वैसा चिकना सतह, वैसा चिकना सतह जो प्रकाश का, जो प्रकाश का नियमित रूप से वैसा चिकना सतह जो प्रकाश के नियमित रूप से परावर्तन करता हो, परावर्तन करता हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना तक अब हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? तो काल्पनिक सीधा बनेगा, काल्पनिक है तो सीधा और वस्तु के बराबर। गोलीय में कैसा बनेगा? तो गोलीय में बताते हैं पहले काल्पनिक, पहले समतल दर्पण में समझिए। समतल दर्पण की आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण में आवर्धन आवर्धन कितना होता है? तो आवर्धन 1 होता है। यही था समतल दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यही तक था। तो यहीं तक आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।